जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे AES या RSA? ज्यादातर आधुनिक सिफर्स जो वन टाइम पैड नहीं है, उन्हें सैद्धांतिक रूप से ब्रूट फोर्स हमले से तोड़ा जा सकता है। मतलब अगर आप हर संभव चाबी को आजमा कर देखें तो आखिरकार सही चाबी मिली जाएगी। तो फिर वो सुरक्षित कैसे हुए? वो सुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि चाबियों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हर संभव चाबी को आजमाने में लगने वाला समय खगोलीय होता है। जैसे AS128 के लिए 2 की घात 128 2128 संभावित चाबियां हैं। ये इतनी बड़ी संख्या है कि आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों को भी सारी चाबियां आजमाने में अरबों खरबों साल लग जाएंगे। तो प्रभावी सुरक्षा तब मिलती है जब सिफर को तोड़ने के लिए जरूरी प्रयास, समय और संसाधन किसी भी संभावित हमलावर की क्षमता से बहुत ज्यादा हो। मतलब व्यावहारिक रूप से अटूट। हाँ, व्यावहारिक रूप से। क्रिप्टोएनालिसिस का लक्ष्य यही होता है कि ब्रूट फोर्स से तेज कोई तरीका खोजा जाए। एल्गोरिदम में कोई गणितीय कमजोरी, कोई पैटर्न, कोई शॉर्टकट ढूंढा जाए जिससे चाबी का अंदाजा लगाना आसान हो जाए, या चाबियों की पूरी रेंज को आजमाने की जरूरत ना पड़े। हमलावर के पास क्या जानकारी उपलब्ध है, इस पर भी हमले के तरीके निर्भर करते हैं। बिल्कुल। क्रिप्टोएनालिस्ट अलग-अलग मॉडल में काम करते हैं। सबसे मुश्किल होता है सिफर टेक्स्ट ओनली हमला, जहां हमलावर के पास सिर्फ एन्क्रिप्टेड संदेश होता है और उसे उसी से प्लेन टेक्स्ट या चाबी निकालने की कोशिश करनी होती है। अगर उसके पास कुछ प्लेन टेक्स्ट और उसके संगत सिफर टेक्स्ट के जोड़े हों, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हमला होता है चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, जहां हमलावर खुद कुछ प्लेन टेक्स्ट चुनकर सिस्टम से उनका एन्क्रिप्टेड रूप यानी सिफर टेक्स्ट हासिल कर सकता है। और एक चूजन सिफर टेक्स्ट अटैक भी होता है। ये सब जानकारी हमलावर को एल्गोरिदम की कमजोरियां ढूंढने में मदद करती है। और ये हमले सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों पर होते हैं? हाँ, पर उनके विश्लेषण का तरीका थोड़ा अलग होता है। सिमेट्रिक साइफर जैसे AES के विश्लेषण में अक्सर ब्रूट फोर्स से बेहतर हमले खोजने की कोशिश होती है, जैसे लीनियर या डिफरेंशियल क्रिप्टोएनालिसिस। हालांकि AES इनके प्रति काफी मजबूत बनाया गया है। पब्लिक की एल्गोरिदम जैसे RSA गणितीय समस्याओं की कंप्यूटेशनल जटिलता पर आधारित होते हैं, तो उनका क्रिप्टोएनालिसिस उन गणितीय समस्याओं को हल करने के तेज तरीके खोजने पर केंद्रित होता है। जैसे RSA के लिए, क्या हम बड़ी संख्याओं के गुणनखंड जल्दी कर सकते हैं? और यहीं पर ECC यानी एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी का फायदा आता है। हाँ, ECC की खूबी ये है कि ये उतनी ही सुरक्षा जितने बिट्स की सुरक्षा RSA देता है, वो उससे कहीं ज्यादा छोटी चाबियों से दे सकती है। मतलब 160 बिट ECC की सुरक्षा लगभग 1024 बिट RSA के बराबर मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एलिप्टिक कर्व पर आधारित असतत लघुगणक समस्या ECDLP को पूर्णांक गुणनखंडन या सामान्य असतत लघुगणक समस्या से ज्यादा कठिन माना जाता है। मतलब उसे तोड़ने के लिए अभी तक उतने तेज एल्गोरिदम नहीं मिले हैं। छोटी चाबियों का मतलब है कम कंप्यूटेशन, कम मेमोरी, तेज काम। इसीलिए ये मोबाइल फोन, स्मार्ट कार्ड जैसी कम पावर वाली डिवाइस के लिए बहुत लोकप्रिय हो गई है। क्या सिर्फ एल्गोरिदम की गणितीय कमजोरी ही खतरा होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार एल्गोरिदम सैद्धांतिक रूप से बहुत मजबूत होता है, पर उसे जिस तरह से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में लागू इम्प्लीमेंट किया गया है, उसमें कमजोरियां रह जाती हैं। अच्छा, जैसे? इन्हें साइड चैनल अटैक कहते हैं। ये बड़े दिलचस्प होते हैं। हमलावर सीधे एल्गोरिदम पर हमला नहीं करता, बल्कि उस डिवाइस पर नजर रखता है जो एन्क्रिप्शन कर रही है। जैसे वो ये माप सकता है कि अलग-अलग इनपुट के लिए एन्क्रिप्शन करने में डिवाइस को कितना समय लग रहा है, टाइमिंग अटैक, या वो डिवाइस कितनी बिजली इस्तेमाल कर रही है, पावर एनालिसिस अटैक, या उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को माप सकता है। इस साइड की जानकारी से कई बार चाबी के बारे में सुराग मिल जाते हैं। बाप रे, ये तो जासूसी फिल्मों जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसे ही। इसके अलावा ट्रैफिक एनालिसिस भी होता है। आप संदेशों को पढ़ नहीं पा रहे हैं, पर आप ये देख रहे हैं कि कब, कितना और किसके बीच संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। उससे भी काफी जानकारी मिल सकती है। और हाँ, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि अक्सर सबसे बड़ी कमजोरी तकनीक में नहीं, बल्कि इंसान में होती है। मतलब सोशल इंजीनियरिंग? हाँ, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, मैलवेयर, किसी को धोखा देकर पासवर्ड उगलवा लेना या सिस्टम एडमिन को रिश्वत देना, ये सब अक्सर जटिल गणितीय क्रिप्टोएनालिसिस से ज्यादा आसान और असरदार तरीके होते हैं सिस्टम में सेंध लगाने के। सुरक्षा एक पूरी चेन है और वो उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। ये बात तो बिल्कुल सही है। खैर, चलिए अब थोड़ा इस पर बात करते हैं कि ये सब तकनीकें आज इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रही हैं
और इनसे जुड़े कुछ कानूनी और नैतिक पेच क्या है? इस्तेमाल आज क्रिप्टोग्राफी कहाँ नहीं है। यह हमारे डिजिटल जीवन के ताने बाने में बुनी हुई है। आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, ई-कॉमर्स, तो आपका क्रेडिट कार्ड नंबर क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित होता है। चिप वाले पेमेंट कार्ड क्रिप्टोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, डिजिटल मुद्राएं जैसे बिटकॉइन या इथीरियम वो पूरी तरह क्रिप्टोग्राफी पर ही टिकी हैं। कंप्यूटर और फोन के पासवर्ड सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल होता है। सेना और सरकारों का आपसी संचार इनक्रिप्टेड होता है, और इंटरनेट पर? लिखा होता है, और ब्राउजर में एक ताले का निशान बना आता है। हाँ, वो ताला? वो ताला बताता है कि आपका उस वेबसाइट के साथ कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है। TLS SSL प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हो रहा है जो क्रिप्टोग्राफी पर आधारित है। व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप आजकल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन E2E देते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मतलब? इसका मतलब है कि संदेश आपके फोन पर एन्क्रिप्ट होता है और सिर्फ पाने वाले के फोन पर ही डिक्रिप्ट होता है। बीच में यहां तक कि व्हाट्सएप या सिग्नल कंपनी के सर्वर पर भी वो संदेश एन्क्रिप्टेड रहता है। कंपनी खुद भी उसे नहीं पढ़ सकती। ये निजता के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो पासवर्ड और सिस्टम फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर पासवर्ड को हैश करके स्टोर करते हैं और कई सिस्टम फुल डिस्क एन्क्रिप्शन की सुविधा देते हैं, जैसे विंडोज में बिटलॉकर या मैक OS में फाइल वॉल्ट। ये आपकी पूरी हार्ड ड्राइव को एन्क्रिप्ट कर देते हैं। अगर आपका लैपटॉप चोरी हो जाए तो भी चोर आपके डेटा तक नहीं पहुंच सकता बिना पासवर्ड के। ब्लॉकचेन का भी जिक्र हुआ था। हाँ, ब्लॉकचेन तकनीक जो क्रिप्टोकरेंसी का आधार है, वो लेन-देन, ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित, अपरिवर्तनीय, इम्यूटेबल और सत्यापित वेरीफाइड बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन और डिजिटल हस्ताक्षर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती है। तो मतलब ये तकनीक तो हर जगह फैल चुकी है, लेकिन इसके इतने फैलाव ने कुछ मुश्किल सवाल भी खड़े किए हैं, खासकर सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नजरिए से। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और संवेदनशील मुद्दा है। एक तरफ क्रिप्टोग्राफी हमारी व्यक्तिगत निजता, प्राइवेसी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच और डिजिटल सुरक्षा, सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है, खासकर ऐसी दुनिया में जहां डेटा ब्रीच और ऑनलाइन निगरानी आम होती जा रही है। दूसरी तरफ सरकारें और कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे पुलिस, FBI आदि चिंता जताती हैं कि अपराधी और आतंकवादी मजबूत एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करके अपनी गैर कानूनी गतिविधियों की योजना बनाते हैं, सबूत छिपाते हैं और आपस में संवाद करते हैं। जब संचार एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है तो एजेंसियां वैध कानूनी आदेश होने पर भी उसे पढ़ नहीं पाती। इसे गोइंग डार्क प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो इस वजह से कुछ देशों में इसके इस्तेमाल पर पाबंदियां भी हैं। हाँ, कुछ देशों जैसे चीन, ईरान, रूस में क्रिप्टोग्राफी के इस्तेमाल या शक्तिशाली क्रिप्टोग्राफिक उत्पादों के आयात निर्यात पर कड़े नियम हैं, या उनके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस या सरकारी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। अमेरिका में भी इस पर काफी बहस हुई है। हाँ, अमेरिका में क्रिप्टोग्राफी पर निर्यात नियंत्रण, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स का एक लंबा और विवादास्पद इतिहास रहा है। 1990 के दशक तक मजबूत क्रिप्टोग्राफी को हथियार माना जाता था और उसके निर्यात पर कड़े प्रतिबंध थे। हथियार सॉफ्टवेयर को? हाँ, फिलिप जिमरमैन ने जब अपना PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध कराया तो उन पर निर्यात कानूनों के उल्लंघन की जांच हुई थी। हालांकि बाद में केस बंद हो गया। डेनियल बॉन्स्टीमाम के एक प्रोफेसर ने सरकार पर मुकदमा किया था कि क्रिप्टोग्राफी कोड को भाषण की स्वतंत्रता, फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत संरक्षण मिलना चाहिए, और वो केस जीते भी। इन सब बहसों और तकनीकी विकास के दबाव में 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक में अमेरिका ने निर्यात नियमों में काफी ढील दी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NSA जैसी एजेंसियों की भी इसमें भूमिका रही है। निश्चित रूप से NSA दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोग्राफिक संस्थाओं में से एक है और उसका अमेरिकी क्रिप्टोग्राफी नीति और मानकों पर हमेशा से प्रभाव रहा है। जैसे डेस्क के डिजाइन में NSA ने गुप्त रूप से कुछ बदलाव करवाए थे, जिन्हें S बॉक्सेस कहते हैं, जिस पर बाद में काफी बहस हुई कि क्या उन्होंने जानबूझकर कोई कमजोरी डाली थी। हालांकि बाद में पता चला कि वो बदलाव असल में कुछ हमलों के खिलाफ उसे और मजबूत बनाते थे। और 1990 के दशक में क्लिपर चिप का विवादास्पद प्रस्ताव आया था। ये एक एन्क्रिप्शन चिप थी जिसे सरकार फोन और कंप्यूटर में लगवाना चाहती थी। इसमें एक की एस्क्रो, मतलब सरकार के पास एक तरह की मास्टर की होती जिससे वो एन्क्रिप्टेड संचार को डिक्रिप्ट कर सकती थी। ओह, इसका तो बहुत विरोध हुआ होगा। जबरदस्त विरोध हुआ था, नागरिक स्वतंत्रता समूहों, तकनीकी कंपनियों और क्रिप्टोग्राफरों की तरफ से। आखिरकार क्लिपर चिप का आइडिया ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन ये बहस आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। क्या तकनीकी कंपनियों को कानून प्रवर्तन की मदद के लिए अपने एन्क्रिप्टेड सिस्टम में
कोई बैकडोर या कानूनी पहुंच का रास्ता देना चाहिए। ये निजता और सुरक्षा के बीच एक बहुत मुश्किल संतुलन का सवाल है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट DRM भी इसी से जुड़ा है। हाँ, DRM टेक्नोलॉजी कॉपीराइट वाली सामग्री जैसे फिल्में, संगीत, ई-बुक्स के अनाधिकृत कॉपी या इस्तेमाल को रोकने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। अमेरिका में DMCA डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट जैसे कानून DRM को तोड़ने वाले तरीकों या उपकरणों के वितरण को गैर कानूनी बनाते हैं। इसका असर क्रिप्टोग्राफी शोधकर्ताओं पर भी पड़ा है, क्योंकि कई बार सुरक्षा कमजोरियों पर शोध करना भी कानूनी जोखिम बन जाता है। एक और पेचीदा कानूनी मुद्दा है, क्या किसी व्यक्ति को अपना पासवर्ड या एन्क्रिप्शन की बताने के लिए मजबूर किया जा सकता है अगर पुलिस को शक है कि उसके एन्क्रिप्टेड डिवाइस में अपराध के सबूत हैं? ये एक और बहुत जटिल कानूनी और नैतिक सवाल है, और अलग-अलग देशों में इसके अलग-अलग जवाब हैं। यूके में RIPA रेगुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटरी पावर्स एक्ट कानून पुलिस को यह अधिकार देता है कि वह संदिग्धों से उनकी एन्क्रिप्शन की मांग सके और ना देने पर सजा हो सकती है। और अमेरिका में? अमेरिका में स्थिति थोड़ी ज्यादा उलझी हुई है। वहां 5वां संशोधन 5th अमेंडमेंट नागरिकों को खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण देता है। तो अदालतों में इस पर बहस चल रही है कि क्या पासवर्ड या की बताना एक गवाही है या नहीं। कुछ अदालतों ने कहा है कि पासवर्ड बताना गवाही है, इसलिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि एन्क्रिप्टेड डेटा देना शायद नहीं। यह अभी भी विकसित हो रहा कानूनी क्षेत्र है। कुछ क्रिप्टोग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रशंसनीय इनकार प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जैसी सुविधाएं भी देते हैं। प्रशंसनीय इनकार मतलब सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप ये दिखा सकें कि एन्क्रिप्टेड डेटा असल में सिर्फ रैंडम डेटा है या उसमें कोई और नकली डेटा छिपा है। इससे ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि आप असल जानकारी छिपा रहे हैं। तो हमने देखा कि कैसे संदेश छिपाने की ये प्राचीन कला धीरे धीरे विकसित होकर आज के डिजिटल समाज की रीढ़ बन चुकी है। इसमें गहरा गणित है, कंप्यूटर विज्ञान है और सुरक्षा बनाम निगरानी, निजता बनाम अपराध रोकथाम की एक लगातार चलने वाली रस्साकशी है। बिल्कुल, ये सिर्फ तकनीक नहीं है, ये समाज, कानून और नैतिकता से गहरे जुड़े मुद्दे उठाती है। और भविष्य की चुनौतियां, खासकर क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा, इस क्षेत्र को और भी तेजी से बदलने और विकसित होने पर मजबूर कर रही हैं। पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी पर जो शोध चल रहा है वो ये सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा आने वाला डिजिटल भविष्य भी उतना ही सुरक्षित रह सके, या शायद ज्यादा। ये तकनीक कानून और मानव अधिकारों के बीच संतुलन साधने का एक निरंतर प्रयास है। वाकई क्रिप्टोग्राफी सिर्फ जानकारी छिपाने का जरिया नहीं है, ये डिजिटल दुनिया में विश्वास, ट्रस्ट और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी बनाने का भी एक शक्तिशाली साधन है। ये सोचना बड़ा दिलचस्प है, क्या हम कभी ऐसी तकनीकें विकसित कर पाएंगे जो पारदर्शिता और गोपनीयता दोनों को एक साथ बढ़ा सकें बिना किसी एक का बलिदान दिए, या ये हमेशा एक नाजुक संतुलन का खेल ही रहेगा जिसके तार हम सबकी जिंदगी से, हमारे अधिकारों से, हमारी सुरक्षा से जुड़े हैं? इस पर सोचने के लिए यकीनन बहुत कुछ है।